Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is the fourth lecture in the series where we are completing DSC fourth, that is Perspectives on Public Administration. So पहले के 3 वीडियोस में हमने 3 टॉपिक्स करे हैं, that is Public Administration as a Discipline, then Ancient Roots and then an overview of the theoretical journey. Now अगर हम syllabus के according देखें, so the third subtopic of the first chapter, that is Principles of Public Administration, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So you might think कि how can we figure out some principles of public administration as a whole अगर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस हैं. सो हम ये कैसे फिगर आउट करेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर हम PYQs में देखें तो क्वेश्चंस आ रखे हैं दैट highlight some of the important principles of public administration. So what we have to do is that अगर हम अलग अलग अप्रोचेस में देखें तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स अलग अलग होंगे, बट हमें यहाँ पे कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स लिखने हैं. तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं अप्रोच करना है कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग थियोरीज लिख दी एंड उनके क्या क्या मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिख दिए या फिर वो क्या प्रोपोगेट करते हैं. We don't have to do that. What this question is asking is that कुछ basic principles highlight करने हैं हमें public administration के as a whole, as a concept, not as different theories. So we are going to be looking at कुछ 9-10 common principles of public administration जो कि आप किसी भी अगर theory में देखेंगे तो वो आपको factor दिखेगा उसमें. But before starting that, I would like to ask you कि अगर आपसे पूछा जाए as a citizen कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कैसे फंक्शन करें, उनके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए. तो यू माइट से कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए, वन कैन से कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड ऑल दोज थिंग्स, या फिर करप्शन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी, जस्टिस, गुड गवर्नेंस, ये सारे आइडियल्स जो हैं वो अपहोल्ड किए जाने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. सो ये अलग अलग कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंड बस यही सिंपल जो प्रिंसिपल्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वही हमें पढ़ने हैं. सो लेट्स सी देम वन बाय वन. सबसे पहले है हायरार्की और अथॉरिटी. सो आप कोई भी थ्योरी में अगर देखो तो यू विल सी कि कोई एक कमांडिंग अथॉरिटी होती है एंड उसके नीचे बहुत सारे और लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को देखें जिसको हमने प्रीवियसली शॉर्ट में डिस्कस किया था, आगे भी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि मैक्स वेबर सेज कि ऑर्डर या डिसिप्लिन तभी आता है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक ऊपर में बॉडी हो जो कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हो और नीचे में जो बॉडी है उनसे अथॉरिटी फ्लो करके आती है नीचे और फिर वो लोग काम करते हैं. इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो है वो एफिशिएंट हो पाता है और जो लोअर लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली हो पाता है. जैसा हमने कौटिल्य में भी देखा था कि ऑल्दो जो राजा है वही सारे डिसीजन मेकिंग करेगा, बट लोकल लेवल पे और भी कुछ अथॉरिटीज़ होंगी जिनको राजा ही अपॉइंट करेगा जिनसे डिसीजन मेकिंग सही से हो पाए. क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है कि छोटे लेवल पे उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए. सो हायरार्की यही होती है, एक सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ जो एक के नीचे एक काम करती हैं. जैसे आप अपने स्कूल में देख लो या कॉलेज में देख लो, एक प्रिंसिपल होता है, देन कुछ सब्जेक्ट हेड्स होते हैं, देन कुछ टीचर्स होते हैं एंड देन उसके नीचे भी क्लास लेवल पे अगर हम देखें तो क्लास मॉनिटर्स बनाए जाते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं या फिर देखते हैं कि सारी चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं, राइट. सो दिस इज़ व्हाट हायरार्की एंड अथॉरिटी मीन्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. तो ये प्रिंसिपल तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम या किसी भी चीज़ की बात करें. डिविजन ऑफ लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट कि कोई काम कैसे सही से मैनेज किया जाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ और मुझे ही कह दिया जाए कि सारी चीज़ें मुझे ही करनी है, पॉलिसी बनानी भी मुझे है, इम्प्लीमेंट भी मुझे ही करनी है और देखना भी है कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो सके या नहीं. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एफिशिएंट, राइट, बिकॉज मेरे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है कि मैं हर एक्टिविटी को हैंडल कर सकूँ किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की. सो सिमिलरली किसी भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. लेट्स से सरकार ने एक पॉलिसी बनाई
तो उस पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। कोई एक डिपार्टमेंट होगा जो ये देख रहा होगा कि जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं इस पॉलिसी में वो सही से हैंडल हो रहे हैं या नहीं। दूसरा डिपार्टमेंट कोई होगा, वो कोई टेक्निकल चीज़ें देख रहा होगा, जैसे कि कोई वेबसाइट बना दी गई है अगर उस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ, तो वो सही से काम कर रही है या नहीं, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इज़ अनदर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगर हमको एफिशिएंट बनाए रखना है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को। और ये हम FW टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमने करी थी उसमें भी हमने देखा था कि टास्क ओरिएंटेड एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो जिस टास्क में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, जिसको वो टास्क ज़्यादा अच्छे से आता है, उसी को असाइन किया जाना चाहिए वो डिपार्टमेंट, राइट। So this was another principle. Next we have accountability and transparency. So this I would say is one of the most important principles अगर हम आज के समय की ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। Why? Because more or less public service delivery is entirely based on transparency and accountability. क्योंकि सरकार कुछ पॉलिसीज़ लेके आती है, ब्यूरोक्रेसी को उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, एंड अगर वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तब तो करप्शन या फिर जो ब्राइबरी है वो हर जगह पे एक नॉर्मल चीज़ बन जाएगी, विच इज़ मोर और लेस इज़ देयर आज के समय में। सो इसीलिए बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं, जैसे कि RTI हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिससे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं किसी पब्लिक ऑफिस में, या फिर करप्शन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे लॉज लाए जाते हैं, ऑल दोज थिंग्स, जिससे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है एक पब्लिक सर्विस में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देन नेक्स्ट वी हैव इम्पर्सनैलिटी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। सो इम्पर्सनैलिटी का मतलब होता है किसी भी फेवरेटिज्म या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन ना लेना, मतलब वो एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल डिसीजन लेना। एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे होते हैं, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल कोलैप्स अगर ये पॉलिटिकल बेसिस पे काम करने लगे, पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होके काम करने लगे, जैसा कि हमने देखा था पहले भी वुड्रो विल्सन के अप्रोच में, राइट। सो इसका मतलब हुआ कि सिविल सर्वेंट्स जो होने चाहिए उनको पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए, उनको अपने प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पे काम करना चाहिए, या फिर अपने पर्सनल बिलीव्स या अगेन पॉलिटिकल कंसिडरेशन से हट के उनको सर्विस डिलीवरी करनी चाहिए। दिस शुड बी दी ओनली जॉब फॉर देम। नेक्स्ट वी हैव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे कि कोई इंडिविजुअल हो या कोई सरकार या फिर कोई कंट्री, मिनिमल रिसोर्सेज तो सभी के पास होते हैं, मतलब कि उतने रिसोर्सेज किसी के पास नहीं होते हैं जितने की ज़रूरत होती है। तो एफिशिएंसी का मतलब, या फिर हमें ऐसा एटलीस्ट लगता है कि हमारे पास उतना कुछ नहीं है जिसकी ज़रूरत है, तो एफिशिएंटली किसी चीज़ को मैनेज करने का मतलब होता है कि उस मिनिमल रिसोर्स में से ही जो हमें रिजल्ट्स चाहिए वो हम अचीव कर लें। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में देखा जाए तो जो भी मिनिमल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास हैं, उनको यूज़ करके वो कैसे एफिशिएंटली सर्विस डिलीवरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अनदर प्रिंसिपल। एंड आज के समय में अगर हम देखें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज़ बिकम वेरी कॉमन। सो इसका क्या मतलब होता है? मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज़ की हेल्प लेती है टू मेक सर्विस डिलीवरी मोर एफिशिएंट। सो अगला है हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इससे पहले जितने भी 4-5 हमने देखे हैं फीचर्स, प्रिंसिपल्स, वो सारे जो थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के तरफ से थे, उनको कैसे काम करना चाहिए, क्या ट्रेड्स होने चाहिए उनके, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट ये जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ये सिटीजन्स के बारे में है कि सिटीजन्स कितना रिस्पॉन्ड करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, उनके डिसीजन मेकिंग पे। अब कोई सरकार है, बहुत ही गंदी गंदी पॉलिसीज़ लाई जा रही है, बट सिटीजन्स कुछ बोल ही नहीं रहे हैं उस पर, उनका कोई रिस्पॉन्स, भले ही वो ख़राब है उनको पता भी है, बट दे डोंट इंगेज पब्लिक कंसल्टेशंस में, या फिर कोई फीडबैक नहीं देते हैं वो। तो ये डेमोक्रेसी का कोई फीचर नहीं होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी कैसे चलती है? लोगों से चलती है। एंड जब तक डेमोक्रेसी में लोग स्ट्रांग नहीं होंगे, लोग अपने बातों को रख नहीं पाएंगे, लोग अपने फीडबैक नहीं देंगे, तब तक इट इज़ नॉट अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी, है ना। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी होती है अगर हमें
पब्लिक पॉलिसीज़ लानी है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? छोटे लेवल पे समझ सकते हैं, जैसे कि वार्ड्स हो गए, लोकल गवर्नमेंट में वार्ड्स होते हैं। तो अगर हमारे मोहल्ले में कोई सड़क ख़राब हो जाती है, कहीं पानी नहीं आता है, तो हम किसको बोल सकते हैं? हम उनको बोल सकते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आगे, है ना? तो ये तो छोटे लेवल पे हो गई। बट अगर बड़े लेवल पे देखें तो अगर हम पार्लियामेंट में देखें, लोकसभा में देखें, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हो गए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए, मिनिस्टर्स जो हैं वो हो गए। तो हम उनको ही बोलेंगे। और वो कैसे बोलेंगे? इतनी छोटी छोटी बातों पे तो नहीं ऑफ कोर्स, बट कोई पॉलिसीज़ आती हैं तो उन पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट रखा जाता है ऑनलाइन, जैसे कि हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एनीथिंग। तो वो ड्राफ्ट जब ऑनलाइन वेबसाइट्स पे रखा जाता है तो वो पब्लिक से पूछते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है वो पब्लिक से चाहती है कि वो फीडबैक दें। तो सिटीजन्स को प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना चाहिए इफ़ दे वांट कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सही से आए, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही से काम करे। तो दे शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, ताकि एक ट्रस्ट या कॉपरेशन हो सके बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स इन सोसाइटी। नाउ अगला है हमारा इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम इंडिया को देखते हैं, क्योंकि इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, बहुत ज़्यादा आबादी है। बट उसमें से एक छोटा ग्रुप ऑफ पीपल ही हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल हो पाती है जिनके लाइफ में, लेकिन एक बड़ा ग्रुप है वो अभी भी डिसएडवांटेज्ड है। सो पब्लिक पॉलिसीज़ का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर एम होना चाहिए कि उन गैप्स को, उन इनइक्वालिटीज़ को कम करा जाए, ह्यूमन राइट वायलेशंस ना हो, जो भी डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उनके, जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही एडवांटेज ग्रुप्स के, जो कि कोई क्राइम करके भी बच जाते हैं कभी कभी, एंड कुछ लोग होते हैं जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते लाइफ में, बहुत गरीब होते हैं जो, सो दे फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो उनको अगर लोन चाहिए होता है, कोई फार्मर है, कोई किसान है, उनको लोन चाहिए होता है तो 1000 चक्कर लगवाते हैं उनको बैंक वाले। बट जो बिजनेसमैन हैं उनको लाखों करोड़ों के लोन्स आराम से मिल जाते हैं। सो ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो सोशल जस्टिस की कमी है, पब्लिक पॉलिसी सरकार को इस तरीके की बनानी चाहिए ताकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस तरीके से काम करना चाहिए कि ये सोशल जस्टिस इंश्योर की जा सके। सोशल वेलफेयर स्कीम्स लानी चाहिए ज़्यादा, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड लुक आफ्टर दिस। अब अगला है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो इट मीन्स कि ऑफ कोर्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, कोई फाइनेंसेस देख रहा होगा, कोई पब्लिक इंटरेक्शन देख रहा होगा, कोई फीडबैक देख रहा होगा किसी एक पब्लिक पॉलिसी की। तो पब्लिक पॉलिसी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात हो रही है कि इन सबको मिला के देखना चाहिए एक होल के तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को, बट इससे पहले हमने बात करी थी स्पेशलाइजेशन की। तो यहाँ पे क्या बात है कि डिपार्टमेंट्स में तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। मुझे अगर फाइनेंसेस आते हैं तो मैं फाइनेंसेस देखूंगी, जो हेड्स हैं उस डिपार्टमेंट के उनको वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन तो होनी चाहिए। बट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं हमारे क्लास के। सो क्लास टीचर बनाती है एंड सभी टीचर्स को अपने अपने मार्क्स बताने होते हैं। जो साइंस का टीचर, मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर, सब ने अपने अपने मार्क्स रिपोर्ट कार्ड्स बना दिए, अलग अलग लिख दिए कि इस बच्चे को इतने मार्क्स मिले हैं। चलो इन्होंने तो अपना काम कर दिया, दिस डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इज़ डन। बट एक इंटीग्रेटेड जो हेड है वो तो होना चाहिए ना, जो इस सब काम को एक जगह रखे, इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को एक जगह रखे और एक रिपोर्ट कार्ड बना दे। सो आपको अब समझ आ गया होगा कि ये इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ। उन सारे डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स के बाद एक इंटीग्रेटेड भी डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ से इफ़ेक्टिव गवर्नेंस हो सके पॉलिसी मेकिंग की, जो उन सब को सुपरवाइज करे, उन सब का कोऑर्डिनेशन करे। अब अगला है एथिकल कॉन्डक्ट एंड इंटेग्रिटी। सो वी कैन मोस्ट डेफिनेटली से कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अगर हम ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पावर होती है, द एंटायर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, एवरी
वन हु इज़ देयर, सारे ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है. एंड इफ़ दे आर नॉट एथिकल, अगर उनमें फेयरनेस नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, उनके कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके ड्यूटी की, तो दे हैव सो मच ऑफ पावर जिसका मिसयूज़ हो सकता है. अगर उनके पास बहुत सारे फंड्स आते हैं, उनके पास लोगों के सारे डेटा रहते हैं जिसका वो मिसयूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पब्लिक कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो कम हो सकता है. इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड बी एथिकल और उनके इंटेग्रिटी होनी चाहिए, उनके कुछ मोरालिटी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी रेयर दीज डेज, but still it is there sometimes in some people. Of course we have some good examples as well. So this is the most important or one of the most important principles: integrity, morality, fairness, accountability, all those things. This is very important क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियाँ उन पे डिपेंड करती हैं, बहुत लिटरल सेंसेस में. क्योंकि सरकार ने कोई वेलफेयर स्कीम लेके आई, बट उसका सारा पैसा अगर खा गई ब्यूरोक्रेसी, तो उन लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना. इसीलिए अगर फेयर नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है ब्यूरोक्रेसी, तो इट्स वेरी बैड फॉर दी पीपल. क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का मेन काम ही होता है लोगों की सेवा करना. सरकार जो पॉलिसी बना रही है उनको सही से इम्प्लीमेंट करके लोगों की सेवा करना. और अगर वो ही एथिकल तरीके से काम नहीं करेगी, करप्शन करना शुरू कर देगी, जो लोगों के लिए पैसे आ रहे हैं उनको खाली करना शुरू कर देगी, तो पावर का मिसयूज़ होगा. और दे आर द वंस जिनके पास लोगों को कंप्लेन लेके जानी है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, और वही अगर करप्शन करेंगे तो फिर लोग किसके पास जाएंगे. सो दैट्स वाई इंटेग्रिटी और मोरालिटी होना बहुत ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स में. नाउ नेक्स्ट वी हैव अडेप्टेबिलिटी एंड टेक्निकल इनोवेशन. सो इससे पहले के जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनको हम किसी भी टाइम फ्रेम में रख के देख सकते हैं. जैसे राजा महाराजाओं का जो किंगडम्स होता था, एम्पायर्स होते थे, उस समय से लेके अभी तक उनके जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स होते थे उनको हम देख सकते हैं. बट दिस वन, अडेप्टेबिलिटी एंड टेक्निकल इनोवेशन, दिस इज़ अ वेरी न्यू फिनोमिनन अबाउट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार नई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ या वेबसाइट कह लो, इंटरनेट कह लो, सोशल मीडिया कह लो, इन सब का बेहतर तरीके से यूज़ करके सर्विस डिलीवरी करे लोगों तक, जिससे वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि व्हेन वी गो बैक टू कोविड टाइम्स, इफ़ वी रिमेंबर, तो आरोग्य सेतु नाम की एक ऐप लॉन्च करी थी सरकार ने, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने. एंड आप इसको कोड भी कर सकते हैं अपने आंसर शीट में. अगर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो ये लिख के कि टेक्नोलॉजी सरकार यूज़ कर सकती है अच्छे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करने में. तो हमने देखा था कि आरोग्य सेतु नाम की एक ऐप लाई थी सरकार ने, जिसमें बता रखे थे उन्होंने कि अगर ये सिम्टम्स हैं, आपको फीवर आ रहा है, कॉफ आ रहा है एंड ऑल, तो आपको कोविड हो सकता है. आप सेल्फ असेसमेंट करें, उसके बाद आप चेक कराएं एंड एवरीथिंग. एंड उस पर फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया था उनको. सो अगर हम देखें कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे तो इट वाज प्रिटी कन्वीनियंट. अगर सोचो आपको वो सर्टिफिकेट्स जाके लेने पड़ते कहीं हॉस्पिटल में से या किसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी बिल्डिंग से, तो आपको बहुत भीड़ लगती वहाँ पे, आपको भी परेशानी होती. इतनी ज़्यादा भीड़ लगती तो कोविड फैलने के और चांसेस होते. तो इस तरीके से दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि कैसे इंटरनेट और ई गवर्नेंस का यूज़ करके, ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का यूज़ करके सरकार बेहतर तरीके से, बहुत एफिशिएंट तरीके से ये इंश्योर कर सकती है कि सर्विस डिलीवरी हो रही है लोगों तक सही से. एंड इसका एक और फ़ायदा होता है कि करप्शन थोड़ा कम हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, लोगों तक आसानी से वो गवर्नमेंट की सर्विसेज अवेल कर पाते हैं. अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से पैन कार्ड बनवाने का, तो अगर ऑनलाइन पैन कार्ड नहीं बन रहे होते, अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं लाई होती हमारी सरकार ने, तो हमें जाना पड़ता है एक ऑफिस में, एक गवर्नमेंट ऑफिस में पैन कार्ड बनवाने. एंड आप उनको बोलते कि हमें पैन कार्ड बनवाना है, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है बना तो हम देंगे, बट 1000 रुपये लगेंगे, और वो खुद की जेब में डालेंगे उसको. ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये असली में लगते हैं बनवाने में, नहीं लगते हैं, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आपको ज़रूरत है अगर उसकी, तो आपको देने ही पड़ेंगे.
और ऐसा होता ही था। बट आज अगर आप देखो तो यू कैन अप्लाई फॉर पैन कार्ड और वो 1 हफ्ते 10 दिनों में आपके घर पे आ जाएगा, और बहुत नॉमिनल प्राइस में, आपको नहीं देने पड़ेंगे 1000 रुपये 1500 रुपये, जो अगर आप किसी करप्ट ब्यूरोक्रेट के पास जाते तो वो लेते आपसे। तो वी कैन से कि करप्शन बचता है, इससे नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और लोगों में थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होता है अगर उनको बहुत जल्दी या कम कीमत में सर्विस डिलीवरी मिल रही है सरकार से। सो बेसिकली यही सारे फीचर्स थे जो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी कह लो, पब्लिक पॉलिसी डिलीवरी कह लो, जो भी कह लो, उनमें होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस इफ़ आई हैव टू कोट देन इट मस्ट बी एथिकल कॉन्डक्ट वन, इंटेग्रिटी, इम्पर्सनैलिटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ऐसे तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड इफ़ द क्वेश्चन कम्स तो आप उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो जो हमने इधर डिस्कस करे हैं, दिस पैन कार्ड वन या फिर आरोग्य सेतु का एग्जाम्पल एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इससे आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड येस, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे विद साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के या इस वीडियो लेक्चर के तो आप हमारे ऐप पर चेक कर सकते हैं। ऐप का नाम है पढ़ो तो ऐसे, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। एंड नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सभी उसमें इंक्लूड करी गई हैं, PYQs एंड क्वेश्चंस भी। सो आप नोट्स चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो लिखा 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा उस पर। So yes, please check out the notes and thank you.